क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखो, हम ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे यार, बिल्कुल बेसिक से। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना ऑर्गेनिक का, तुम्हें ऐसा भी नहीं पता कि कार्बन होता है, कार्बन से चेन बनती है हमारी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, मैं ऐसा जीओसी सिखाने वाला हूँ, ऐसा जीओसी सिखाने वाला हूँ कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद तुम्हें इजी लगने वाला, क्योंकि हम इस जीओसी में कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। आज का लेक्चर उसी पे बेस्ड है कि हम इस जीओसी की सीरीज में किस तरीके से, क्या हमारी सीरीज रहेगी, किस तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज रिएक्शन? क्या होती है रिएक्शन? बताओ, क्या होती है रिएक्शन? सोचो और मेरे को आंसर दो। क्या होती है रिएक्शन? ठीक है सर, एक तो रिएक्टेंट होता है, एक तो रिएक्टेंट होता है और वो टाइम के साथ प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। क्या बात सही है? क्या इसी को हम रिएक्शन बोलते हैं? यस, हम इसी को रिएक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर आपको इतना आता है तो देखो, 3 टाइप की अपनी केमिस्ट्री होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर आती है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, इनऑर्गेनिक में अगर हमें पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी रिएक्शन में, काम चल जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी ज्यादातर काम इतनी इंफॉर्मेशन से चल जाता है, लेकिन जब बात आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही फीकी पड़ जाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भाई अपना काम नहीं चलने वाला इस इंफॉर्मेशन से। तो सर फिर क्या है ऐसा, क्या है ऐसा इनसे अलग जो हमें रिएक्शन में सीखना है? तो स्टार्ट करते हैं हम चीज समझनी डिटेल में। नाउ स्टार्ट इन डिटेल, लेट्स गो। देखो, मैंने कहा था सबसे पहले आता है भाई अपना रिएक्टेंट। अब ना रिएक्टेंट आपको नहीं समझना, रिएक्टेंट में 2 चीजें आएंगी। फर्स्ट इज सबस्ट्रेट, फर्स्ट इज सबस्ट्रेट। देखो, हो सकता है तुमने कभी ये सबस्ट्रेट ना सुना हो। सबस्ट्रेट क्या होता है, ये तो डिफिकल्टी लेवल पे जा रहा है। तो देखो, मैं बात तुम्हें बता दूं, जेई एडवांस तक के क्वेश्चन ऐसे कर दूंगा तुम सब। इस लेवल की जीओसी हम सीखने वाले हैं। ओके। देखो, फर्स्ट तो होता है अटैकिंग रिएजेंट, फर्स्ट तो होता है सबस्ट्रेट, और सेकंड होता है अपना अटैकिंग रिएजेंट। अब देखो, फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना। अगर मैं वाटर में सॉल्ट को मिक्स करता हूं, तो क्या वो मिक्स हो जाएगा? यस सर, ये मिक्स कर जाएगा। अगर मैं वाटर में शुगर को मिक्स करता हूं, तो क्या शुगर भी मिक्स हो जाएगी? यस सर, ये भी कोई पूछने की बात है, शुगर भी मिक्स अपनी हो जाएगी। लेकिन जब मैं बात करूंगा सोल्ट प्लस शुगर की, ये दोनों के दोनों ही सॉलिड हैं और ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास देखो, ये दोनों ही सॉलिड हो गए, कोई ना कोई मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम जरूर चाहिए हमारे किसी भी 2 चीज को मिक्स होने के लिए। तो इसके पास एक चीज की कमी थी, जो कि क्या था? मीडियम। अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, ये दोनों के दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, तो हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो इनको मीडियम प्रोवाइड करे। देखो, सॉल्ट वाटर में मिक्स हुआ, शुगर भी वाटर में मिक्स हुई, तो अगर मैं सॉल्ट प्लस शुगर को मिक्स करना चाहता हूं और मेरे पास वाटर भी है, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट, मैंने क्या बोला? वाटर एज अ सॉल्वेंट यहां पे
इन दोनों को मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, अगर सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट आपस में मिक्स नहीं होते तो हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो, पहले हमको पता था कि एक तो सर रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है प्रोडक्ट। क्या यही लिखा था हमने अपनी लास्ट स्लाइड में? एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो क्या अभी तक हमने प्रोडक्ट की तो बात करी नहीं, तो क्या ये तीनों चीजें ही रिएक्टेंट में आ जाएंगी, हाँ या ना? तो एक से ज्यादा कई बार रिएक्टेंट्स होते हैं, हमें समझ नहीं आता इतने सारे रिएक्टेंट्स। तो हो सकता है उसमें एक सबस्ट्रेट हो, एक अपना अटैकिंग रिएजेंट हो और तीसरा उसमें सॉल्वेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लिखा होता है जिंक मरकरी डाइल्यूट HCl। तो ये कई बार ना रिएजेंट हमको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ये डाइल्यूट HCl है, ये यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा होगा, क्या पता ना भी कर रहा। हम धीरे धीरे ये चीजें समझना स्टार्ट करेंगे। बट हमको पता है एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट्स दिए हैं हमें तो उसमें सॉल्वेंट भी हो सकता है, अटैकिंग रिएजेंट भी हो सकता है और अपना सबस्ट्रेट भी होगा। बात समझ में आई? इसके बाद इतनी चीजें अगर हमको समझ में आ गई तो इसके बाद हमारी रिएक्शन के पास होते हैं दो रास्ते। पहला रास्ता है ट्रांजिशन स्टेट का, दूसरा रास्ता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट का। ओके, और इसके बाद देखो इन दोनों में से कोई एक रास्ते से ही रिएक्शन जाएगी। जो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट का रास्ता फॉलो करेगी वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं करेगी, और जो रिएक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट का रास्ता फॉलो करेगी वो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट का रास्ता फॉलो नहीं करेगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और फाइनली हमको इसके बाद अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 1 है आज, और आज हम समझने वाले हैं कि इस GOC चैप्टर को हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो या हमारा टॉपिक नंबर 1 होने वाला है सबस्ट्रेट। टॉपिक नंबर 2 हम पढ़ रहे होंगे अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जैसे कि 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल। क्या बात सही है? क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो जरूर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगा। कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आ रहा तो हम आगे जाके सीखेंगे। अभी देखो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करता है? मीडियम प्रोवाइड करता है। सॉल्वेंट अपना टॉपिक नंबर 3 होगा। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम हेलो एल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर में पढ़ेंगे इन SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में, ठीक है। तो यहां पे GOC में एज सच ट्रांजिशन स्टेट में आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन इसी तरफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नंबर 4 रहने वाला है। इसके बाद आ जाएगा अपना प्रोडक्ट, जहां पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। वहां पे मैं आपको कोलिजन थ्योरी का भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि किस तरीके से अपने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अपना सबस्ट्रेट। देखते हैं। नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अंदर हम सीखेंगे कि ये सबस्ट्रेट अपना इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन इसके पास जितने रिक्वायरमेंट है उससे कम है। तो ये चीज सीखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हम क्या करने वाले हैं? यहां पे चेक करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक हम किस तरीके से करेंगे उसके लिए हम समझेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, ये कहां पे जा रहे हैं। क्या इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, डोनेटिंग ग्रुप लगा है, हमको नहीं पता। तो यहां पे हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट
या फिर मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आपको अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है तो आप समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मूव, और इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं मूव क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमारे टू टाइप्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ने वाले हैं अपनी टू टाइप्स। फर्स्ट इज परमानेंट इफेक्ट, जो कि हमेशा ही लग रहे होंगे अपने सबस्ट्रेट में, मतलब ये एक तरह के परमानेंट इफेक्ट है, हम परमानेंट इफेक्ट लिख सकते हैं। और सेकंड इज टेम्पररी इफेक्ट। अब ये सर समझ नहीं आया हमें, यहां तक तो चलो ठीक है, आपने बोला कि कीवर्ड्स हैं हम समझ गए, बट ये परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट, देखो बात को समझो, सबस्ट्रेट है ना, बस अगर सबस्ट्रेट के साथ अपना अटैकिंग रिएजेंट नहीं है, सिर्फ सबस्ट्रेट ही है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वो है परमानेंट इफेक्ट। और अगर हमारी टेम्परेरी इफेक्ट की बात करूं तो सबस्ट्रेट में वैसे तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट जब आता है अपना अटैकिंग रिएजेंट तो यहां पर सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे इफेक्ट को, जो कि पहले तो नहीं था लेकिन अटैकिंग रिएजेंट के आने की वजह से वो इफेक्ट लगा, तो वो इफेक्ट है अपना टेम्पररी इफेक्ट। आपने सुना होगा, जैसे कि परमानेंट इफेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस, और थर्ड हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जरूरी आपने यार सुने होंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखे रहते हैं और आपके स्कूल्स में भी हुए होंगे, ठीक है। ये तीनों चीज वो ना डायरेक्टली ऐसे बताते नहीं है हमें कि ये इस तरीके से सीरीज में आ रहे हैं जी, वो डायरेक्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, यहां से स्टार्ट है अपनी बुक में। ऐसा कुछ लिंक नहीं होता है कि हम ये स्पेशली फॉर सबस्ट्रेट के लिए कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं अपने टेम्पररी पे। टेम्पररी है टू टाइप्स के। फर्स्ट तो है, देखो अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है परमानेंट इफेक्ट, ये तीनों ही आपने सुने होंगे। ये टेम्परेरी इफेक्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम जब रिएक्शंस करते हैं तभी ये यूज होते हैं, और जीओसी के अंदर तो रिएक्शन वाला पार्ट ही नहीं है, बट हमको समझ में आना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 तो होता है इलेक्ट्रोमेरिक। अगर अभी आपको ये सब याद भी नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने को मैं बोल भी नहीं रहा, बस सुनते रहो, लिखते रहो, दैट्स इट। इतने से हो जाएगा, तब समझ में आएगा आप। सेकंड होता है इंडक्टोमेरिक। इंडक्टोमेरिक यहां पे देखो आप लिख सकते हो कि जो टेम्पररी इफेक्ट है ये लगता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। आप अपने नोट्स में ये लिख सकते हो, इसको हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद आता है सबस्ट्रेट के बाद अपना सेकंड टॉपिक कौन सा था, अटैकिंग रिएजेंट। या स्टार्ट करते हैं अटैकिंग रिएजेंट को समझना। अब देखो यार ध्यान से देखना, अटैकिंग रिएजेंट मैंने आपको बता तो दिया ही है कि भाई टू टाइप्स के होते हैं अपने अटैकिंग रिएजेंट्स। हमारे पास टू टाइप्स के होने वाले हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम शॉर्ट में ई के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं। और सेकंड होता है अपना न्यूक्लियोफाइल।
इस पे हम NU पे इस तरीके से माइनस शो कर सकते हैं, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब देखो कुछ पॉइंट समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अपना होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। क्यों करता है ये इलेक्ट्रॉन से प्यार? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसने महसूस की है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तभी तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो वो जैसे इलेक्ट्रोफाइल था, फाइल का मतलब यहां पे हो गया लविंग, तो इलेक्ट्रो लविंग। ऐसे यहां पे न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो गया न्यूक्लियस लविंग। क्या बात सही है? यस, बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस पे ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पे कौन अट्रैक्ट होगा? अपना नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जरूरी ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा होगा? हेट। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन हेटिंग। और हम लिख सकते हैं इसको क्यों कर रहा है ये हेट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अपना न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या इतनी बातें हमें समझ में आ गई? बिल्कुल सही, इतनी बातें हम सीख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन आया था? देखो, सबसे पहले तो आया था अपना, यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले आया था सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बारे में हम जान चुके हैं कि उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सीखनी है। और उसके बाद आता है अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। थर्ड आता है अपना सॉल्वेंट। तो इसके बाद आ जाते हैं हम सॉल्वेंट की कहानी समझने के लिए। देखो, पहली चीज हमने इतनी चीज हम सीख चुके हैं, जब भी रिएक्शन होती है, देखो कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट्स अपने प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, मतलब कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक करेंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। क्या इतनी बात तो सही है? तो मैं यहां लिख सकता हूं रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड तो होते हैं ब्रेक, और जो न्यू बॉन्ड्स होते हैं वो कर जाएंगे फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। और यहीं से स्टार्ट होती है अपनी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहती है जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। मैं आपको देखो एग्जांपल, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। H2 + I2 से हमको मिल जाता है 2HI। तो यहाँ पे कुछ क्या हुआ होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन था, आयोडीन बॉन्ड आयोडीन था, ये दोनों हो गए होंगे ब्रेक और ये दोनों हो गए होंगे फॉर्म। तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे 2HI मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो ओल्ड बॉन्ड तो होते हैं ब्रेक और न्यू बॉन्ड हो जाते हैं फॉर्म। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में कोलिजन करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करने से पहले, तभी उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई या नहीं? तो कोलिजन थ्योरी। अब देखो एक और चीज होती है कोलिजन करने के लिए, जो एक कोलिजन हो रहा है, कोलिजन करने के लिए हमको एक मीडियम प्रोवाइड कराना पड़ता है। हमें एक मीडियम प्रोवाइड कराना पड़ता है। किस किस को? अपने सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट को। मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं तो हमें एक मीडियम प्रोवाइड कराना पड़ेगा फॉर इंटरमिक्सिंग। तो अब देखो मिक्सिंग हो रही है तभी बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो मिक्सिंग कैसे होती है? बाय कोलिजन्स। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? मतलब कि सॉल्वेंट का काम क्या है? ये मीडियम प्रोवाइड कराना ही हमारे सॉल्वेंट का। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? सॉल्वेंट के बाद अपनी रिएक्शन जाएगी दो रास्ते। फर्स्ट था ट्रांजिशन स्टेट का रास्ता, जो कि मैं आपको जीओसी में नहीं पढ़ाने वाला। सेकंड था रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अपना जीओसी का। भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के हर एक चैप्टर में, जितने भी हम ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ने वाले। हैलोजन,
हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आएंगे, कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स आएंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आएंगे, अमीन वाले आएंगे। उन सब में हम कार्बोकेटायंस, कार्बो एनायन, इन सब की स्टेबिलिटी के ऑर्डर हमसे बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहला सवाल आता है, हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपको याद करना है, टोटल अपने पास होते हैं 6 टाइप्स। फर्स्ट सब लोग जानते हैं, कार्बन के ऊपर आ जाए पॉजिटिव तो हम इसको बोलते हैं कार्ब कैटायन। अगर कार्बन के ऊपर आ जाए नेगेटिव तो हम इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। अगर कार्बन के ऊपर आ जाए रेडिकल तो हम इसको बोलते हैं कार्ब फ्री रेडिकल। इनसे अलग कोई और जानते हो आप जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है? नहीं, बताता हूं। अगर कार्बन के ऊपर आ जाए लोन पेयर तो उसको कहते हैं कार्बीन। देखो ऐसे ही नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर तो होता ही है, अगर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाए 2 लोन पेयर तो हम उसको बोलते हैं नाइट्रीन। और अगर देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सबको आता है, हाँ या ना? बिल्कुल आता है। क्या ये बेंजीन है? यस। बेंजीन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है? नो। तो देखो यहां पे ना 3 जगह पे, 3 लोकेशन पे डबल बॉन्ड है। किसी एक जगह पे डबल की जगह अगर आ जाए ट्रिपल बॉन्ड तो ये बन जाता है बेंजाइन। सिर्फ कार्ब एनायन को छोड़ के सिर्फ यही होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। सिर्फ कार्ब एनायन है ऐसा जो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है, बाकी सारे एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ। क्या बात सही है? मैं कॉपी कर लेता हूं, डुप्लीकेट, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नेक्स्ट पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बात समझ में आई? क्या हमें याद हो रहा है साथ साथ में? देखो मैं इस तरीके से ये सीरीज है कि आपको बहुत इजी फील होने वाला है ये पूरा का पूरा लेक्चर, और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे रिएक्शंस को समझने लगोगे, कैसे आपके इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट तो हमारा प्रोडक्ट आ गया। 2 रास्ते थे, दो के बाद प्रोडक्ट था। बट नहीं, हम इस जीओसी में सिर्फ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तक नहीं, इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि जेई नीट में, भाई मैं बात कर रहा हूं जेई मेंस की, मैं बात कर रहा हूं जेई एडवांस की, मैं बात कर रहा हूं नीट यूजी की, मैं बात कर रहा हूं सीयूईटी की। भाई सारे एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन होते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। भर भर के सवाल आते हैं, तो ये भी मैं आपको जीओसी में ही करवा दूंगा। हर एक चैप्टर में ये एसिडिटी एंड बेसिसिटी टॉपिक है, हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में सारे के सारे ऑर्डर यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे। जीओसी के अंदर सभी चैप्टर्स की एसिडिटी एंड बेसिसिटी हम डिस्कस कर लेंगे। क्या बात सही है? मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा इंट्रो देते हैं अपना एसिडिटी एंड बेसिसिटी का। देखो मैंने एग्जांपल लिया है फिनोल का। पहले मैं आपको एसिडिटी का एग्जांपल दे रहा हूं। क्या फिनोल के पास प्रोटॉन है? यस, इसके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाए, हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो हम उसको बोलते हैं प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड। ये आपको याद होना चाहिए। अपनी नोटबुक के ऊपर बिल्कुल टॉप पे इसे लिख लो हाईलाइट करके। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एसिड वो जिसके पास हाइड्रोजन है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ। क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? और ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यस,
ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसी वजह से हमारा फिनोल जो है वो एक्ट कर सकता है एसिड की तरह। और जैसे ही मैं इसको एक्ट करवाता हूं एक एसिड की तरह, एसिड होने के लिए इसको क्या करना होगा, इसको ये जो हाइड्रोजन है अपना, ये इसे रिमूव करना होगा, क्योंकि एसिड वो ही जो हमको दे दे H+, तो इससे H+ हमने निकाला। H+ निकालते ही मैं देखो रिएक्शन में लिख रहा हूं -H+। फिनोल से मैंने क्या रिमूव कर दिया है, एक प्रोटॉन। प्रोटॉन रिमूव होते ही फिनोल हमें कुछ फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, SO नेगेटिव। देखो फिनोल से जैसे ही हमने प्रोटॉन को रिमूव किया, हम उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। कोई बात नहीं, नाम नहीं लिख रहा, मैं भी नहीं लिख रहा, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, एक साथ मैं नहीं चाहता आपको ऐसा डर लग जाए कि यार हम क्या सीखने वाले। कोई दिक्कत नहीं, जो मेन कंसेप्ट है वो समझ ले बस, कि यहां पर जैसे ही हमने नेगेटिव चार्ज देखा, तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये नेगेटिव चार्ज, देखो मेरे को कलर थोड़ा चेंज करके लिखना है, ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे रेजोनेंस कर लिया। हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां स्टेबलाइज हो चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है बाय रेजोनेंस। क्या बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया ये, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम अगर प्रोटॉन के निकलने के बाद, अगर प्रोटॉन के निकलने के बाद जो नेगेटिव आया इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, वो स्टेबल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जहां से प्रोटॉन निकाला वो एक एसिड था और उसकी एसिडिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि हाई स्ट्रेंथ है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही हाई है। देखो बात को समझो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। हम ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि फिनोल हमारा एसिडिक इन नेचर है। क्या बात आपको समझ में आई? तो ही हम कहते हैं कि फिनोल हमारा एसिडिक इन नेचर है। थोड़ा बहुत, मैं कहता हूं आपको 5% भी बात समझ में आई है तो भी काफी, कि जिस भी एसिड की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी हो, तो हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। और नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबलाइज है, नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबलाइज है किसी भी इफेक्ट से, हमें अभी कुछ नहीं आता, सर आपने रेजोनेंस ड्रॉ किया नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे क्या था, नेगेटिव सिग्मा पाई, तो ये स्टेबल हो गया, ये कॉन्जुगेशन में आ गया, तो ये मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चाहते हैं कि वो मूव करे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी मूव कर पाएगी, डिस्प्लेस हो पाएगी, उतना ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। क्या बात समझ में आई? यस। तो ये एसिडिक इन नेचर हो गया। अब एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं बेस का भी। अब देखो अमोनिया है, अमोनिया एक बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, जिसकी हेल्प से, देखो वहां पे हमने प्रोटॉन रिमूव किया था, अगर यहां पे मैं प्रोटॉन ऐड कर दूं, देखो जिसने प्रोटॉन को रिलीज किया वो था एसिड, जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने H+ के साथ जैसे ही रिएक्शन करूंगा वैसे ही अपना अमोनिया इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया वो तो बन गया एसिड, जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वो बन गया बेस। समझ में आया क्या नहीं? लेकिन बेसिसिटी चेक करने के लिए हमेशा हम एक ही पॉइंट देखते हैं सबसे पहले, जो कि है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ये बात समझ में आई या नहीं भाई? लोन पेयर ही अगर इसके पास नहीं होता तो क्या ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाता? नहीं, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्या आपको बात समझ में आई?
बिल्कुल बात समझ में आ गई। और एसिडिटी एंड बेसिसिटी सीखने के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाई बिल्कुल टक्कर का टॉपिक है एसिडिटी एंड बेसिसिटी के, उसका नाम है एरोमेटिसिटी। यस, हम इसके बाद समझेंगे एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी मैं कहता हूं, जैसे हम कहते हैं ना एरोमा स्मेल है ना, खुशबूदार होती है, क्या बात सही है? एरोमा स्मेल आपने सुना होगा, तो वही है एरोमा। जितने भी ऑर्गेनिक के एरोमेटिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर से एरोमा स्मेल आता है। मतलब कि हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हम कह सकते हैं एरोमेटिक को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक नेचर का होता है वो ब्यूटीफुल होता है। क्या होता है वो? ब्यूटीफुल होता है। तो भाई ब्यूटीफुल होता है, इसीलिए उसके पास एक ब्यूटी है। आप इस तरीके से ना याद रखना। देखो मेरा कोई ऐसा कहने का मतलब नहीं है ब्यूटी नॉन ब्यूटी, पर ना इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको ना बहुत जगह हेल्प होने वाला है आगे की स्टोरी में। हमारी बात समझ में आई? चलो भाई, ब्यूटीफुल है इसलिए हम कहते हैं ये स्टेबल है। मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास एरोमेटिसिटी है तो वो स्टेबल है। बात सही है? हम किस तरीके से चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, उसके लिए एक रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे, हक्कल्स रूल। एग्जाम्पल देखो, मैं दो मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं, आप मेरे को बताना कि ज्यादा ब्यूटीफुल आपको कौन सा मॉलिक्यूल लगा। चलो ये लो। अब ये तो मैंने ब्यूटीफुल ड्रॉ ही नहीं किया, ये थोड़ा सिमेट्रिक है तो हो सकता है आपको वो ब्यूटीफुल लग रहा हो। एक और चांस दो मुझे और मैं इसको मोर ब्यूटीफुल ड्रॉ कर दूं। क्या बात सही है? क्या इसके अंदर पाई बॉन्ड्स हमें सिमेट्रिक दिख रहे हैं? क्या इसके अंदर सिमेट्रिक है? नहीं है। तो मोर सिमेट्रिक इसमें है, इसमें है। और मोर सिमेट्री वाली चीज ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। क्या बात सही है? सुपर 35, तुम में 5 नहीं, याद आया? बिल्कुल सही बात। तो देखो, जो ब्यूटी है जिसमें सिमेट्री है वो है हमारा बेंजीन। और बेंजीन के पास क्या है? एरोमेटिसिटी है। हमने अभी तक समझा नहीं है एरोमेटिसिटी क्या होता है, वो हम इन डिटेल समझ रहे होंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी मैंने बताया कि बेंजीन एरोमेटिक है, दैट्स व्हाई ये स्टेबल है। अगर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछने लगे तो फर्स्ट कंपाउंड जो कि बेंजीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ये जो दूसरे वाला कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम होगा इसका? ये भी हम, वैसे तो IUPAC है, ये आपको आना चाहिए। साइक्लोहेक्सीन ये बेंजीन के कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजीन के पास सिमेट्री है, बेंजीन के पास एरोमेटिसिटी है, तो वो ज्यादा स्टेबल। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि एरोमेटिसिटी किस तरीके से, और ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, और इसी के साथ अपना ये GOC का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके साथ देखो आपको क्या क्या चीजें आ जाएगी। पहली चीज, आप रिएक्शन पहचान जाओगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, सबकी रिएक्शंस थोड़ी थोड़ी, मतलब कि इंट्रोडक्टरी रिएक्शंस आपको आती होंगी कि कार्बोकेटायन कैसे टाइप की रिएक्शन शो करता है, कार्ब एनायन कैसे टाइप की रिएक्शन शो करता है, एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, बेसिक बिहेवियर क्या होता है। इस तरीके से आपको अगर ये पॉइंट्स भी आते हैं तो भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अपना फर्स्ट टॉपिक था सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के अंदर था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो कि अपना नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा और हम स्टार्ट करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। उसमें हम स्टार्ट कर देंगे जो कि इन डिटेल होगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में नंबर 1 इफेक्ट कौन सा आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। सो यस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आप चाहते हो मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो आप चैनल को
सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने कुछ फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हो जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता, क्योंकि इस सीरीज के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार होने वाला है। यस, क्योंकि आप उसमें माहिर बन जाओ। बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे और किस तरीके से आपको जीरो से हीरो ये बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ओके, सो बाय बाय, यो।